मेरा नाम ईशा है। मेरी फैमिली काफ़ी अमीर थी। मेरे पापा और मम्मी दोनों मिलकर अपनी कंपनी को संभाल रहे थे। उन दोनों के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपनी इकलौती बेटी की परवरिश कर सके। इसलिए उन्होंने, जब मैं 3 साल की थी, तभी मेरा ख्याल रखने के लिए एक केयर टेकर रख ली थी, जो कि हमारी बहुत ही पुरानी और सबकी फेवरेट बन गई थी, जिन्होंने पूरे 18 साल तक मुझे पाला था। मैं अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा उनकी शक्ल पहचानती थी। आज कई सालों बाद जब मैं उनके कमरे में अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने गई, तो उनका कुछ सामान निकालते समय मुझे एक कागज़ मिला, जो एक बर्थ सर्टिफिकेट था। हैरानी की बात तो ये थी कि ये बर्थ सर्टिफिकेट मेरा था। उनकी मौत के समय मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि सिर्फ वो मेरी केयर टेकर ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो मुझे, जब से मेरी सबसे अच्छी सहेली, मेरी सबसे अच्छी साथी और मेरी सबसे अच्छी हमदर्द की मौत हुई थी, तब से ही मैं बेहद अफ़सोस में डूबी हुई थी और अपनी केयरटेकर, जिनको मैं अपना सब कुछ मानती थी, उनका नाम अनु था। मैं उनको अनु माँ कहकर पुकारती थी, लेकिन जो सच्चाई अब मेरे सामने खुलकर आई थी, तो मुझे इस बात का एहसास होने लगा था कि ज़रूर मेरा उनके साथ कोई ना कोई गहरा संबंध है। मैं अपने पापा के सामने सीना तान कर खड़ी थी और कह रही थी, पापा, मैंने जो आपसे पूछा है, मुझे सिर्फ उसका जवाब दीजिए। मुझे बातों में उलझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी कोई सफाई नहीं चाहिए। मैं उनकी आंखों में देखकर दो टूक अंदाज में बोल रही थी। मैं अभी इससे पहले उनसे कुछ और कहती, तभी वो भी शर्मिंदगी भरे अंदाज में बोले, बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ। ऑफिस के काम का प्रेशर भी मुझ पर बहुत है। फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ और उसके बाद मुझे अपनी फैक्ट्री का भी बहुत सारा काम निपटाना है। मैं तुमसे फ्री होकर बात करता हूँ। तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन बेटी, मेरे पास तो हज़ारों काम होते हैं जो मेरे लिए बहुत अहम हैं। पापा की बात सुनकर मैं वहां से बिल्कुल भी जाने वाली नहीं थी। मैं तो उनके पास सोफे पर जाकर बैठ गई थी और एक बार फिर हम दोनों के बीच इस बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर बहस चढ़ गई थी। मैंने टेबल पर उस बर्थ सर्टिफिकेट को रख दिया था और अपने पापा की आंखों में आंखें डालकर बोली, पापा प्लीज़, मुझसे उल्टी बातें मत कीजिए। प्लीज़ मुझे ठीक ठीक जवाब दीजिए, क्योंकि मैं आपका कोई बहाना सुनने वाली नहीं हूँ। इस बर्थ सर्टिफिकेट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अनु माँ मेरी मदर हैं। इसका मतलब मैं मॉम की बेटी नहीं हूँ, या फिर आप मेरे फादर हैं। लेकिन मेरी माँ कोई और है। क्या अनु माँ मेरी माँ थी? मेरी बात सुनकर पापा का चेहरा एकदम से लाल हो गया था। उनसे शब्द नहीं बन रहे थे। आज मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। आज जो सच्चाई मेरे सामने आई थी, मैं उसे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती थी, और इस बर्थ सर्टिफिकेट ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं अपने मम्मी पापा से सवाल करूं, उनसे बहस करूं, और मैं उनसे हर सवाल का जवाब जानने का हक रखती थी। इसीलिए पीछे हटने वाली नहीं थी। आज से पहले कभी मैंने उनसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज इस सच्चाई के सामने आने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पापा ने अचानक मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और मेरी तरफ देखते हुए वो जोर से दहाड़े, ईशा, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? यहाँ से जाओ। क्यों परेशान कर रही हो मुझे इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? और तुम साथ में मेरा भी दिमाग खराब करना चाहती हो? अभी पापा के थप्पड़ मारने की वजह से मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि आज से पहले ना तो मैंने उनके साथ कभी इस तरह बदतमीजी की थी और न कभी उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। शायद मेरी बदतमीजी ने उन्हें मुझ पर हाथ उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। पापा की नज़रें मुझ पर ही थी। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। ऐसा लगता था कि वो अभी मुझे जान से मार डालेंगे। उनका चेहरा इतना गुस्से से भरा हुआ था कि मैं उनको देखकर अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, और वो कागज़, मतलब मेरा जन्म प्रमाण पत्र, मैं उसे वहाँ नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने उसे उठाया और उस कमरे से बाहर आ गई थी। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। हकीकत क्या थी, मुझे इस बात का पता ही नहीं था, लेकिन अब मैं हकीकत का पर्दाफाश करना चाहती थी। मेरे पापा के पास दुनिया जहाँ की दौलत थी। उन्होंने मुझे भी हर तरह की सुख सुविधा दी थी। मेरे शौक और ख्वाब पूरे करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे पास ज़िंदगी की हर खुशी थी, और मेरी ज़िंदगी के इन 18 सालों में मैंने सिर्फ खुशी से अपनी लाइफ को एंजॉय किया था, लेकिन कभी भी मुझे सुकून नहीं मिलता था। एक अजीब सा अजनबीपन, एक अजीब सी बेचैनी मुझे अपने पापा से महसूस होती थी, उनकी दौलत से, उनके हर अंदाज से। मेरी मम्मी को भी कभी कभी कुछ ऐसा ही लगता था, जैसे मैं सोचती थी या फिर जैसा मुझे फील होता था।
क्योंकि मेरी मम्मी मेरी हर जायज़ और नाजायज़ बात में मेरा साथ दिया करती थी। एक सगी माँ कभी भी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि अगर औलाद गलती करती है तो माँ उसे डांटती है, उसे समझाती है, गलत काम में कभी भी उसके साथ खड़ी नहीं होती। हाँ, लेकिन हर अच्छे काम में वो अपनी औलाद का साथ ज़रूर देती है। एक बार मैंने पापा के पैसे चोरी कर लिए थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ फ्रेंड्स को अपनी अमीरी दिखाने के लिए। ये बचपन की बात थी, जब मुझे ज़्यादा अकल नहीं थी और बस दोस्तों के सामने अपनी इमेज बनाने के लिए मैंने ऐसा किया था। और तब मुझे लगा था कि अब मेरी खैर नहीं है। इस बारे में जब पापा को पता चलेगा तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। इसलिए मैंने ये बात मम्मी को बताई थी और उनसे कहा था कि आप प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। बदले में उन्होंने मुझे हौसला दिया था और कहा था कि तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, तभी तो तुमने पैसे निकाले हैं ना। तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। बाप का पैसा औलाद का ही पैसा होता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और अपने पापा से तुम्हें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें संभाल लूँगी। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए हों तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूँगी। बढ़ती उम्र के साथ-साथ मुझे मम्मी की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन मैंने हमेशा खामोश रहने में ही समझदारी समझी थी। लेकिन उस दिन के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मम्मी मेरे साथ लॉयल नहीं है। पापा ने मुझसे उन पैसों का ज़िक्र भी नहीं किया था, मतलब मम्मी ने उनसे उन पैसों का ज़िक्र कभी किया ही नहीं था। अगर वो मेरी सगी माँ होती, तो इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात को जाने नहीं देती, क्योंकि वो थोड़े से पैसे नहीं थे, बल्कि पूरे 10,000 रुपए थे, जो कि मैंने चोरी किए थे। मैं बहुत कम उम्र से ही इस बात को महसूस करना शुरू कर चुकी थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और अब जो कागज़ मेरे हाथ आया था, उसने मेरे दिमाग की बत्ती जला दी थी। मैंने बाहर आकर अपनी आंखों से आंसू साफ किए थे। पापा के थप्पड़ मारने की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं चुपचाप घर से बाहर निकल आई थी। मेरा दिमाग इतना भारी हो रहा था कि घर में ठहरने का दिल ही नहीं कर रहा था। इसे कागज़ ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी थी। अनु माँ को मेरे माता-पिता ने मेरे जन्म के बाद मेरे लिए केयरटेकर के तौर पर रखा था। उन्होंने मुझे बचपन से पाला था। मैंने हमेशा से ही उन्हें अपने बहुत करीब देखा था। जब से मैंने होश संभाला था, तब से ही मैंने उनकी गोद को एक माँ की गोद की तरह महसूस किया था। और फिर जब मैं बड़ी होने लगी, तब मैं अपनी हर बात उनसे ही शेयर किया करती थी और अपना हर काम भी उनसे ही करवाती थी कि मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, मुझे कहाँ जाना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, क्या प्रेस करवाना है। मैं अपना हर छोटा बड़ा काम सिर्फ उनसे ही बोलती थी। और अब अचानक हार्ट अटैक आ जाने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। और आज जब मैं खुद अपने हाथों से उनके क्वार्टर का सामान निकलवा रही थी, तब मुझे ये कागज़ मिला था और इस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरी माँ कोई और नहीं बल्कि अनु माँ ही थी, मतलब अनुपमा मुखर्जी थी। हालांकि मेरी सगी माँ का नाम सोनिया श्रीवास्तव था। ये सब क्या मैटर था जो मेरी समझ से बाहर था। मैं खामोशी से अपने घर के करीब वाले पार्क में आकर बैठ गई थी। मेरी नज़रें लगातार इस कागज़ पर ही पड़ रही थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जब अचानक मुझे अपने करीब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा तो मेरे बराबर में कोई और नहीं बल्कि सोनिया श्रीवास्तव आकर बैठ गई थी। मैंने चौंक कर उन्हें देखा था। जब मैं पापा से बात कर रही थी, तो वो हमारी सारी बातें छुपकर सुन रही थी। अभी मैं उनसे कुछ कहती, इससे पहले ही वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, इस कागज़ के मुताबिक तुम मेरी संतान नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो ईशा। तुमने ही मुझे माँ बोलकर पुकारा है। अगर तुम ना होती तो मैं कभी माँ नहीं बन पाती। तुम बेवजह सच्चाई को मत निकालो। जितना तुम सच्चाई के पीछे भागोगी, उतने ही अंधेरे में डूबती चली जाओगी। अगर मुझे कुछ समझती हो तो अपनी खोज यहीं पर ख़त्म कर दो। मुझे पता है तुम बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत आसानी से हर छोटी बात को भी समझ लेती हो। बहुत कम उम्र में ही तुमने बोलना और चलना सीख लिया था। तुम मामूली बच्चों से बिल्कुल अलग हो, बल्कि बहुत होशियार हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसी और चीज़ में अपना दिमाग लगाओ। अगर तुम बेवजह की सच्चाई में डूबोगी, तो मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें सिवाय तकलीफ के कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं अब चलती हूँ, ये कागज़ मुझे दे दो। उन्होंने मेरे हाथ से वो बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया था और मेरी आंखों के सामने घर की तरफ चली गई थी। मैं उनको ये भी नहीं बोल पाई थी कि मम्मी प्लीज़ मुझे एक बार सच्चाई बता दीजिए, मैं कभी दोबारा उसका जिक्र भी आपसे नहीं करूँगी। उनकी बातों से इतना तो सब जाहिर हो चुका था कि वो मेरी माँ नहीं है, बल्कि मेरी माँ अनु माँ ही हैं,
जिन्होंने पूरे 18 साल तक मेरा ख्याल रखा, मुझे पाला और जो आज मर चुकी हैं। न जाने क्यों मुझे अब अजीब व गरीब सा दिल में एक दर्द सा उठता हुआ महसूस हो रहा था। जिस औरत को मैं अपने घर की नौकरानी समझती थी, जिसे मैं अपनी केयर टेकर समझती थी, वो मेरी माँ थी। इस एक ख्याल ने मुझे बहुत बुरी तरह रुलाना शुरू कर दिया था। मैं इतनी बुरी तरह से रोने लगी थी कि मेरी हिचकियाँ बंध गई थी। मतलब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं तड़प तड़प कर रो रही थी। तभी दो आदमी मेरे करीब आ गए थे और मुझसे रोने की वजह पूछने लगे थे। कहने लगे, बेटी आपको क्या हो गया है? अगर कोई परेशानी है, कोई तुम्हें यहाँ पार्क में तंग कर रहा है तो हमें बताओ। मैंने बस रोते हुए गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया था। मैं उन्हें कैसे बताती कि आज मेरा सामना कितने बड़े सच से हुआ है और आज ही मुझे इस बात के बारे में पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। काफ़ी देर तक रोने के बाद मैं चुपचाप उठी थी और उस नदी की तरफ रवाना हो गई थी, जहाँ अक्सर अनु माँ मुझे घुमाने के लिए ले जाती थी। और यहाँ आने के बाद हम दोनों एक तरफ बैठकर बहते हुए पानी को देखते रहते थे और ढेर सारी बातें करते थे। हमने यहाँ पर काफ़ी समय एक साथ बिताया था। जिस दिन अनु माँ की मौत हुई थी, उस दिन मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ कॉलेज ट्रिप पर गोवा गई थी। वहीं पर फ़ोन करके मुझे पापा ने बताया था कि तुम्हारी अनु माँ की मौत हो गई है, तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें उनके अंतिम संस्कार पर होना चाहिए। मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने के लिए भेज देता हूँ। लेकिन वहाँ गोवा में अपने फ्रेंड्स के साथ मैं इतनी मस्ती कर रही थी कि मैंने पापा से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे वहाँ नहीं आना, मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हूँ। ट्रिप खत्म होगा तभी घर वापस आऊँगी। शायद तब मेरे लिए एक नौकरानी कोई हैसियत नहीं रखती थी। हाँ, वो मेरी केयर टेकर थी, उन्होंने मुझे पाला था, लेकिन इसके बावजूद भी एक अमीर लड़की के लिए नौकर जूते की हैसियत के बराबर ही होते हैं। मगर मुझे ये नहीं पता था कि मैं ज़िंदगी में आगे कितना पछताने वाली हूँ। मैं काफ़ी देर वहाँ पर बैठी रही और अनु माँ को याद करती रही। उसके बाद मैं वहाँ से उठकर रोड पर आ गई थी। मैं आज घर से अकेली ही इतनी दूर तक बाहर आई थी। न मेरे साथ मेरी गाड़ी थी और ना ही ड्राइवर अंकल थे। मैंने अपने लिए रिक्शा लिया था और अब मैं उसमें सवार होकर घर की तरफ जा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें हद से ज़्यादा तेज़ हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि दिल बाहर आ जाएगा। हथेलियाँ पसीने से भीग चुकी थी। मुझे रास्ते में इस बात का एहसास हुआ था कि किसी के जाने के बाद ही हमें उसकी असली कदर होती है। मेरे पापा बहुत अमीर इंसान थे, इसलिए उनको लगभग सब लोग ही जानते थे। मेरे दिमाग में एक सोच आई थी। मैंने सोचा मुझे घर जाने के अलावा हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं ट्रिप पर गई हुई थी और अनु माँ की तबीयत बिगड़ी थी, तब भी पापा ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बातों ही बातों में पापा ने मुझे हॉस्पिटल का नाम भी बताया था। मैं उसी अस्पताल पहुंच गई थी। वहां जाने के बाद मैंने वहां के गार्ड को अपने पापा का नाम बताया था। इस हॉस्पिटल में भी पापा को लगभग सभी लोग जानते थे। मेरे लिए मेरे पापा का नाम इस्तेमाल करके किसी भी बात का पता करना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने अपनी सोच के मुताबिक गार्ड से पता किया था कि क्या पिछले हफ्ते अमित श्रीवास्तव जी किसी की डेड बॉडी इस अस्पताल से लेकर गए थे और उससे लगभग एक और हफ्ते पहले उनका कोई रिलेटिव यहाँ एडमिट था। मेरे इतना कहने की देर थी कि वो जल्दी से कहने लगे कि जी जी, बिल्कुल, वो यहाँ आते थे और उनका कोई पेशेंट भी यहाँ पर एडमिट था। आप उनकी कौन है बेटा? उनके कोई रिश्तेदार हैं क्या? मेरे मुंह से जल्दी से निकला कि जो लेडी यहाँ एडमिट थी मैं उनकी बेटी हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि उनकी मौत कैसे हुई थी। मुझे उनका सारा रिकॉर्ड देखना है। गार्ड ने कहा कि उनकी पूरी डिटेल तो मैं आपको नहीं दे सकता बेटी। हाँ, लेकिन आप डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं जिनसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। वो मुझे अंदर ले गए और उन्होंने उस डॉक्टर से मेरी मुलाकात करवाई जिनसे अनु माँ का ट्रीटमेंट चल रहा था। मैंने डॉक्टर को अपना इंट्रोडक्शन दिया तो डॉक्टर के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने मुझे अपने सामने बैठने को कहा और बोले, बेटा आपको क्या काम पड़ गया? आप मुझे कॉल कर देती, मैं आपको घर बैठे आपका सारा काम कर देता। वैसे आपके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उनसे अनुमा की सारी डिटेल पूछी। कहा कि जिस पेशेंट को मेरे पापा यहाँ लेकर आए थे उनका नाम अनुपमा था। क्या मुझे पता चल सकता है कि अभी मैं अपनी बात पूरी करने वाली ही थी जब डॉक्टर ने कहा कि अच्छा अच्छा, आप अनुमा मुखर्जी के बारे में पूछना है। अरे बेटा, उनके बारे में क्या पूछना, वो तो आपके पापा की दूसरी पत्नी थी। ये बात सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को कोई जवाब नहीं दिया था। मैं बस बेजान होकर चेयर पर बैठी रही। डॉक्टर मुझसे बोल रहे थे,
बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आगे मेरे मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसके बाद वो खामोशी से पीछे होकर अपने केबिन में मुझे अकेला छोड़कर बाहर चले गए। शायद वो समझ चुके थे कि ये बात मुझे पहली बार पता चली है। मैं काफ़ी देर तक उनके केबिन में बैठी रोती रही थी। मेरे मुंह से टूटे-फूटे शब्द निकल रहे थे। "अनुमा, आप क्यों इतनी जल्दी इस दुनिया से चली गईं? आप मेरी माँ थीं, इसलिए हमेशा आपको देखकर मुझे अजीब-सी फीलिंग आती थी। जब आप काम से थक कर बैठती थीं, मुझे अपनी ही मम्मी पर गुस्सा आने लगता था, जो आपसे ढेर सारे काम करवाती थी और खुद अपनी बेटी को छोड़कर ऑफ़िस चली जाती थी, जिसको अपनी बेटी से ममता नहीं थी, बल्कि अपने ऑफ़िस का काम ज़्यादा प्यारा था। मैं अक्सर ये बात सोचती भी थी, मेरी मम्मी जब किसी दुख तकलीफ या परेशानी में होती हैं, तो मुझे दुख क्यों नहीं होता, और यही जब आपको कोई तकलीफ होती थी या आपको कोई परेशानी होती थी, तो मेरा दिल उदास हो जाता था। किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था। इसकी वजह मेरा आपकी औलाद होना था। लोग कहते हैं, जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा पालने वाली की हैसियत ज़्यादा होती है। अगर आप मुझे जन्म देकर सिर्फ सोनिया श्रीवास्तव, मतलब कि मेरी मम्मी के हवाले कर देती, तो शायद कभी भी मैं आपको माँ की नज़र से नहीं देखती। लेकिन आपने ही मुझे जन्म दिया था और आपने ही मेरी परवरिश की थी। आपने जीते जी मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मेरी माँ हो? आपने मेरे साथ इतना बड़ा ज़ुल्म क्यों किया अनु माँ? मैंने कभी आपको माँ जैसा रुतबा नहीं दिया। हाँ, लेकिन हमेशा आपकी इज़्ज़त की, कभी आपके साथ बदतमीज़ी नहीं की थी। मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई, और इस बात का दुख मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा, जब तक मेरी सांसें नहीं रुक जाती। लेकिन अनु माँ, मुझे आपसे ये शिकायत सारी ज़िंदगी रहेगी कि आपने मुझे सच्चाई नहीं बताई, मुझे अंधेरे में रखा। लेकिन मैं भी आज इस बात की कसम खाती हूँ कि मैं सारी सच्चाई का पता लगाकर ही रहूँगी। असल बात क्या है, मैं पता करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा समझते हैं कि वो मुझे मारकर या डाँटकर खामोश करवा देंगे, लेकिन वो इस बात को भूल गए हैं कि अगर वो ज़िद्दी हैं, तो मैं भी उनकी ही बेटी हूँ। मैं उनसे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। जब तक मुझे सच्चाई पता नहीं चल जाती, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूँगी। मैं उस हद तक जाऊँगी, जहाँ तक मुझे जाना चाहिए। एक बेटी होने की हैसियत से मैं आपको इंसाफ दिलवाऊँगी। आखिर आप मेरी माँ होने के बावजूद एक केयर टेकर की हैसियत से हमारे घर में 18 साल तक क्यों रहीं? आखिर क्या वजह थी? आपकी बेटी आपसे वादा कर रही है कि मैं सारा सच जानकर, सारे सबूत अपने हाथ में लेकर आपको इंसाफ दिलवाऊंगी। मैं मानती हूँ कि अब ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। बस आप इंतज़ार कीजिए, आपकी बेटी पूरी काया पलट देगी। मैंने एक गहरी सांस ली थी और अपने आंसू साफ करके खामोशी से अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। फिर चुपचाप भारी कदमों से डॉक्टर के केबिन से निकल गई थी। मैंने आखिरी बार इस अस्पताल को देखा था और सोचा कि ये वही अस्पताल है जहां मेरी माँ ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। एक अमीर बाप की बेटी जिसके आगे पीछे नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लाइफस्टाइल के साथ गार्ड्स होते थे, आज वो बिल्कुल खामोशी से सर झुकाकर सड़क पर पैदल चल रही थी। गर्मी ज्यादा होने की वजह से मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था, लेकिन मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। मैं अपने गम में इतना डूबी हुई थी कि आसपास का होश ही भूल चुकी थी। चलते चलते मैं कब सड़क के बीच आ गई, इस बात का मुझे पता ही नहीं चला था, और मुझे तब एहसास हुआ कि एक गाड़ी ने मुझे जोरदार तरीके से हिट किया था। मैं उड़ती हुई दूर जाकर गिरी थी और मेरा सर एक बड़े पत्थर से टकरा गया था। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। आखिरी आवाज़ मुझे एक अनजान औरत की आई थी, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो, लड़की की हालत बहुत सीरियस है। और फिर मेरी आंखों के सामने ऐसा अंधेरा छाया कि मैं इस अंधेरे में डूबती चली गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरी आंख लगभग 9 घंटे के बाद एक अस्पताल के बेड पर खुली थी। कुछ देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरा दिमाग काम करने लगा, मैंने आसपास नज़र दौड़ाई थी। ये कोई आईसीयू रूम था, जहाँ दिल की मशीन और सांस लेने की मशीनें लगी हुई थी। मुझे एकदम अपने सर में तेज दर्द की लहर उठती हुई महसूस हुई थी। साथ ही साथ हाथ पैर भी बहुत ज्यादा तकलीफ कर रहे थे। मेरे मुंह से एक जोरदार आह निकली थी। उसी पल नर्स मेरे करीब आ गई थी। मुझे होश में देखकर वो जल्दी से बोली, क्या आप अपना नाम जानती हैं? मैंने सर को हाँ में हिलाया था। वो आगे बोली कि आपको अपने घर वालों का एड्रेस या मोबाइल नंबर और अपने माता पिता का नाम याद है? मैंने एक बार फिर से सर हाँ में हिला दिया था। वो बोली कि आप जानती हैं मैं एक नर्स हूँ। इस बार भी मैंने हाँ में सर हिला दिया था।
मुझे पता था सर पर चोट लगने के बाद इसी तरह के सवाल पेशेंट से किए जाते हैं। वो लोग चेक करते हैं कि कहीं हमारी याददाश्त तो नहीं चली गई, इसलिए बिना लाचार हुए मैंने वो जवाब दिए थे। वो उन सब को सुनकर अब बाहर चली गई थी, जबकि मैं अब खुद पर गौर करने लगी थी। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पाँव में भी पट्टी थी, मतलब मेरा कार एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ था। मैं हॉस्पिटल से आ रही थी अनु माँ की इन्फॉर्मेशन लेकर, लेकिन अब जहाँ मैं थी उसने मुझे एक बार फिर रोने पर मजबूर कर दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला था और डॉक्टर साहब के साथ 2 नर्स दाखिल हुई थी। मैंने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही कहीं उतार लिया था। मैं अपनी कमज़ोरी भी कभी किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करती थी, ये मेरी आदत में शामिल था। आज भी जब मैं पार्क में रोई थी, तब उस समय मैं अपने होश में नहीं थी। अगर मैं अपने होश में होती, तो कभी भी मैं एक पब्लिक प्लेस पर नहीं रोती। डॉक्टर मेरे करीब आ गए थे और मुझे देखते हुए मुस्कुराकर बोले, बेटा, क्या हाल है आपका? अब आप कैसा फ़ील कर रही हैं? बोलने की कोशिश करो बेटा। मैंने अपने गले से आवाज़ निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि मैं कुछ नहीं बोल पाई थी। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे गले पर भी चोट आई थी। वो मुझे देखते हुए बोले, अगर तुम्हें अपने घर का नंबर या एड्रेस याद है तो हमें बताओ, ताकि हम तुम्हारे घरवालों को इन्फॉर्म कर सकें। तुम्हारे पास ना कोई मोबाइल फ़ोन निकला है और ना ही घर का कोई एड्रेस या फ़ोन नंबर है। ये लो, मैं तुम्हें पेन और डायरी देता हूँ, इसमें लिख कर दे दो। मैं कुछ देर खामोश रही थी और फिर इशारे से मना कर दिया था कि अभी नहीं दे सकती। मेरे इनकार करने पर डॉक्टर जल्दी से बोले, अच्छा ठीक है, आप परेशान न हों, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। फ़िलहाल आप आराम कीजिए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर बोला भी ना जाए तो नर्स को इशारे से समझा दीजिएगा, ये आपकी जल्द ही मदद करेंगे। इतना कहकर वो अब चले गए थे, जबकि मैं सोच विचार में पड़ गई थी कि अब मुझे आगे क्या करना है। इस एक्सीडेंट से मुझे अब फ़ायदा लेना था, मतलब अनु माँ के सच को भी पता करना था। अब अगर कुदरत ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया था, तो मैं इस अच्छे मौके को अपने हाथ से निकालकर बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। फिलहाल दवाइयों की वजह से मेरी आंखें एक बार फिर से बंद हो गई थी और मैं गहरी नींद में सो गई थी। मैं गहरी नींद में ही थी जब मुझे ऐसा लगा जैसे अनु माँ मेरे पास खड़ी हुई हैं। मेरी आंखें खुल गई थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। बस ऐसा लगता था सिर्फ अनु माँ के चेहरे पर ही रोशनी पड़ रही है। वो मेरे सर पर बहुत ही नरमी से हाथ फेरते हुए बोली, ईशा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना बनता भी है। आखिरकार माँ होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें सच्चाई कभी नहीं बताई। लेकिन मेरी लाडली और प्यारी बेटी, कभी कभी सच्चाइयों का छुपा रहना भी ज़रूरी होता है। अगर तुम अपनी माँ से मोहब्बत करती हो और तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत है, तो मेरी खातिर इस सच को छुपा ही रहने दो। मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ और बहुत खुश हूँ। तुम बस मेरे लिए ऊपर वाले से हमेशा प्रार्थना करती रहो और तुम कभी उदास मत होना, सब ठीक हो जाएगा। मैं उनका हाथ थामना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो, बार बार ईशा ईशा कह रहा हो। उसी पल मेरी आंख खुल गई थी। मैंने आंखें खोल कर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी सोनिया श्रीवास्तव खड़ी हुई थी। इसका मतलब मैं सपना देख रही थी और मेरा सपना टूट गया था। मैं हकीकत में लौट आई थी। मुझे सोते हुए लगभग 2 घंटे गुजर गए थे और अब 2 घंटे बाद मेरी मम्मी मेरे सामने थी। मेरा इरादा अब उन लोगों को अपनी गुमशुदगी जाहिर करके सच निकलवाने का था, लेकिन सब उल्टा हो गया था। मैं इस बात को भूल बैठी थी कि मेरे पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत ही अमीर आदमी हैं। उनके लिए इस मामले को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। मम्मी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरी बेटी, तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि बातों को अपने सर पर सवार मत करो। जो हो चुका है उसे हो जाने दो। तुम क्यों इस मामले में फंस रही हो? जितना इस मामले की गहराई में जाओगी, उतना ही अंधेरे में डूबती चली जाओगी। ये बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? इस बार मैंने बोलने की कोशिश की थी और ऊपर वाले की कृपा से मेरी आवाज़ भी बाहर निकल आई थी। मैंने हिम्मत करके कहा, मम्मी, अगर आप चाहती हैं कि मैं आगे खुद को और कोई नुकसान न पहुंचाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे हकीकत बता दीजिए। सच्चाई क्या है? सिर्फ एक बार बता दीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं आप लोगों को परेशान भी नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा गुस्से से पागल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तुम्हें बहुत डांटेंगे। तुम जानती हो कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो सलामत भी नहीं रहते।
उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर है कि तुम बिना बताए घर से बाहर निकल गईं, न ड्राइवर को न गार्ड्स को घर से अपने साथ लेकर गईं। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तुम क्यों ऐसी हरकतें करके अपने पापा को गुस्सा दिला रही हो? वो पहले ही बर्थ सर्टिफिकेट मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और अब तुमने ये जो हरकत की है, तुम अब अपने लिए नई सज़ा सोच लो। उनकी बात सुनकर मैं एक बार फिर से मुश्किल से बोली थी, तो ठीक है, आप मेरा मैसेज भी अपने पति तक पहुंचा देना। मैं भी उनकी ही बेटी हूँ। जब तक सच्चाई से पर्दा नहीं हटा दूंगी, चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। उनसे कह देना कि मुझे डांटना चाहे डांट लें, मारना चाहे मार लें, मेरे साथ जो करना चाहे कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हकीकत तो मैं हर कीमत पर ही जान कर रहूंगी। अनु माँ मेरी माँ है, इस बात का यकीन मुझे हो चुका है। मगर आप कौन हो और आप लोगों ने उनको इतने सालों तक मेरी केयर टेकर बनाकर क्यों रखा था? 18 साल से पहले उनकी ज़िंदगी क्या थी? मैं कौन हूँ? आखिर मेरी असली माँ क्या सच में अनु माँ है? मैं डबल टेंशन में आ गई थी। मेरा दिल कहता था कि हाँ, मेरी माँ अनु माँ है। लेकिन मैं अगर ध्यान देती तो मेरा रंग रूप मेरी माँ से ही मिलता था, मतलब सोनिया श्रीवास्तव से। फिर मेरी माँ अनु माँ कैसे हो सकती है? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, फिलहाल तो तुम आराम करो और इन बातों को छोड़ दो। वैसे भी अब कौन सा अनुपमा इस दुनिया में मौजूद है जो तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है? कौन सा तुम अब उसको इंसाफ दिला पाओगी? और वैसे भी वो यही चाहती थी कि कभी भी तुम्हें सच्चाई का पता ना चले। तो अब आखिर उसकी आखिरी ख्वाहिश को समझकर ही तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो और अपने पिता से अपने संबंध खराब मत करो। मैं नहीं चाहती तुम और तुम्हारे पापा एक दूसरे के सामने खड़े हों। ये रिश्ता बहुत ही इज्जत और मोहब्बत का होता है। इस रिश्ते को नफरत की भेंट मत चढ़ाओ। मम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैंने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था और सर घुमाकर आंखें बंद कर ली थी। अब मुझे गुस्सा आने लगा था कि ये यहाँ पर क्यों आई है। मैं अच्छी भली अनु माँ को सपने में देख रही थी। मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। उन्होंने कहा था कि वो अच्छी जगह पर है और बहुत खुश है। मतलब मेरी माँ अनु माँ गलत नहीं थी, उनके साथ गलत हुआ था और अब मैं सब ठीक कर देना चाहती थी। ये बात मैं अपने दिल में सख्ती से तय कर चुकी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। लगभग एक हफ्ते में अस्पताल में रही थी। अस्पताल के कई नर्स और स्टाफ के लोग मेरी देखभाल कर रहे थे। इसके अलावा भी पापा ने एक नौकर और 2 नौकरानियां मेरी देखभाल के लिए अस्पताल में ही भेज दी थी। मम्मी किसी एक दिन में 2 बार चक्कर लगा लेती थी, मगर इस बीच पापा ने एक बार भी हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाया था। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था। मैं भी उनसे उतनी ही नाराज़ थी जितना कि वो मुझसे थे। वो इंसान मुझे सिवाय उलझन के और किसी भी चीज़ में नहीं डाल रहे थे। लगभग 2 दिन तक मैं और अस्पताल में रही थी और फिर मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मेरी हालत पहले से काफ़ी बेहतर थी। इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया गया था, इसलिए मैं पूरे 10 दिन में काफ़ी हद तक रिकवर हो गई थी और अब घर आ चुकी थी। मुझे मेरे ही बेडरूम में शिफ्ट कर दिया गया था। बेड पर बैठे हुए भी मेरे दिमाग में ख्याल ही चल रहे थे कि पापा से कैसे सच निकलवाना है, अनु माँ की सच्चाई कैसे सामने आएगी, ये क्या माजरा है। और फिर सोचते सोचते मैं कब गहरी नींद में सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला था। मेरे सपने में एक बार फिर से अनु माँ आई थी और उन्होंने वही सब कुछ कहा था जो वो मुझसे पहले कह चुकी थी कि तुम सच्चाई की तरफ मत भागो, जो जैसा था उसे वैसे ही रहने दो, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाओ। वो बार बार मुझे सपने में आकर ऐसा क्यों कह रही थी? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैं एक झटके से ही उठ गई थी और खामोशी से आसपास देखने लगी थी। अचानक मेरी नज़र दरवाजे की तरफ उठी थी। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा खड़े हुए थे। उनको देखकर मेरी आंखों में एकदम से चमक आ गई थी। मैं मुस्कुराना चाहती थी, उन्हें देखकर खुश होना चाहती थी। न जाने क्यों उनको अपने सामने देखकर मेरी सारी नाराज़गी जैसे ख़त्म हो गई थी। पापा धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आए थे और मुझे देखते हुए बोले, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? कैसा महसूस कर रही हो? पापा की बात सुनकर मैं खामोश रही। मैंने अपनी नज़र नीची कर ली थी। मेरी खामोशी देखकर वो कहने लगे, अच्छी हरकत की है तुमने। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे इलाज पर कितना खर्च हुआ। तुम्हारे लिए तुम्हारी सेहत मजाक है, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारी जान के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारी मम्मी और मैं क्या करते? इस बार मैं खामोश नहीं रही थी। मैं उनको देखते हुए बोली, जब आप लोगों को मेरी इतनी ही फिक्र है, आपके लिए मेरे जज्बात एक मजाक हैं, तो फिर मेरे लिए मेरी सेहत भी एक मजाक ही है। जब मेरे पिता को मेरी कोई परवाह नहीं है, तो फिर मैं अपनी परवाह भी नहीं करूंगी। मैं एक बेकार इंसान हूँ।
जिसका होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता। मेरी बात सुनकर वो बोले, ये सिर्फ तुम्हारे अपने ख्याली पुलाव हैं। तुम हमारे लिए कितनी ज़रूरी हो, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तुम क्यों एक ऐसी बात के पीछे पड़ गई हो जिससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो औरत खुद तो मर गई है, मगर मेरे लिए एक मुश्किल छोड़ गई है। इसीलिए मैं उस औरत को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। पापा की बात सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उनको देखते हुए बोली, खबरदार पापा, जो आपने मेरी माँ को कुछ भी बोला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो औरत जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे पाला, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। खबरदार, जो आपने एक शब्द भी आइंदा उनके बारे में गलत बोला तो। आपको अब मेरी फ़िक्र हो रही है, जब औलाद की इतनी ही फ़िक्र थी और औलाद से इतनी ही मोहब्बत थी, तो फिर अपने बिज़नेस पर इतना ध्यान क्यों दिया? क्यों आपने मेरी परवरिश के लिए मुझे उनके हाथों में बचपन में ही सौंप दिया था? जब वो आपके लिए इतनी ही बुरी हैं, तो आपने बचपन में मुझे उनके हवाले क्यों कर दिया था? क्यों खुद दोनों पति-पत्नी पैसा कमाने में लग गए? क्योंकि आप लोगों को अपनी बेटी से ज़्यादा पैसा प्यारा है। अचानक ही मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया था। मेरी आंखें बड़ी हो गई थी और मैं पापा को काफ़ी कुछ सुना चुकी थी। मेरी बात सुनकर वो भी गुस्से से बोले, अगर इतनी ही तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है, तो फिर उसके मरने पर मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तुम आई क्यों नहीं? अब क्यों तुम इस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हें अगर अपनी अनु माँ से इतनी ही हमदर्दी और मोहब्बत है, तो तुम्हें उस समय ज़रूर होना चाहिए था। अब क्या फ़ायदा इस तरह की आवाज़ तेज़ करने का? उन्होंने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया था। वो नहीं जानते थे कि उनके शब्दों ने मुझे कितनी तकलीफ़ दी है। शायद मेरे शब्दों से भी उन्हें ऐसे ही तकलीफ़ पहुँची होगी। तभी उन्होंने बदले में मुझे भी इतना सब कुछ कह दिया। मैं कुछ नहीं बोल पाई थी। उनके शब्दों ने मुझे कितनी तकलीफ़ दी है, जबकि वो आखिरी बार नज़र मुझ पर डालकर वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद मेरी आँखों से आँसू बहना शुरू हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा दिल मुट्ठी में लेकर उसे बंद कर रहा हो। इस बात से पहले ही मैं तकलीफ़ में थी और पापा ने ये सब बोलकर भी मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ में डाल दिया था। मैं काफ़ी देर तक अपने दुःख में बैठी रही थी और फिर वहीं लेटकर एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन अब सोना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो गया था। वक्त गुजरता जा रहा था। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते जा रहे थे। अनु माँ की मौत को 3 महीने गुजर गए थे और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। अभी तक मैं अपने पापा से इस सच को नहीं निकलवा पाई थी, जिसके लिए मैं पागल हो रही थी। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई और भी है जो इस सच के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा है। आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। मैं थकी हुई शाम के 5 बजे घर वापस आई थी, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मेरी नज़र लॉन में गई थी। वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग मुझसे 3 या 4 साल ज़्यादा होगी। मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ गए थे। वो लड़का दिखने में बहुत ही सुंदर था। मैं उससे कुछ कदम की दूरी पर ठहर गई थी और फिर उसे देखते हुए बोली, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। मेरे सवाल पर उसने सर उठाया था और जल्द ही अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर बेचैनी थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो मेरे करीब आया था और कहने लगा, मैं अनुपमा मुखर्जी का बेटा हूँ। आप लोगों ने मेरी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। वो बीमार रहीं, उनके साथ इतना सब कुछ हो गया और किसी ने गाँव खबर तक नहीं पहुँचाई। ये कैसा इंसाफ है? इस बार मैंने उस लड़के का चेहरा ध्यान से देखा था। अनु माँ से उस लड़के का चेहरा काफ़ी मिलता-जुलता था। इसका मतलब ये था कि सामने खड़ा हुआ लड़का मेरा भाई था। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। ये मेरी ज़िंदगी के 18 साल बाद मेरी आँखों के सामने कैसे, कैसे-कैसे सच ज़ाहिर हो रहे थे। मैं उसको देखते हुए बोली, क्या अनुपमा जी का कोई बेटा भी है? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आवाज़ जानी-पहचानी है। वो सर हाँ में हिलाकर बोला, हाँ, मैं ही उनका बेटा हूँ, आप कौन हो? मेरी माँ का आप लोगों ने बिना मेरी इजाज़त के कैसे अंतिम संस्कार कर दिया? उनका बेटा मैं हूँ, मेरी इजाज़त ज़रूरी थी। मुझे बताइए कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था? उनकी मौत कैसे हुई थी? मुझे सब जानना है। उसकी बात सुनकर मैं उसे बता ही नहीं पाई थी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। उसने कहा, अनुपमा मुखर्जी की संतान मैं हूँ, तुम लोग नहीं। उसकी बात सुनकर मैं खामोश रही थी। वो कहने लगा, जवाब दीजिए, खामोश क्यों हैं आप? कब से मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गार्ड मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे ही नहीं रहा। बहुत मुश्किल से इन लोगों ने रहम खाकर मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त दी है, वरना कितने घंटों से मैं बाहर खड़ा हुआ था। ये सुनते ही मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। मैंने कहा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी भी की है? वो कहने लगा कि जी।
उसने अपनी उँगली एक गार्ड के ऊपर उठाई और कहने लगा, इस गार्ड ने मुझ पर हाथ भी उठाया है। ये बहुत ही बदतमीज़ लोग हैं। ये सब सुनने की देर थी कि मेरे अंदर का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क उठा और मैं गुस्से की कंडीशन में चौकीदार के पास खड़े हुए गार्ड के पास गई थी। मैंने गाड़ी के पास मौजूद अपने गार्ड को बोला कि इसकी इतनी पिटाई करो कि ये सारी ज़िंदगी याद रखे। वो गार्ड जिसने बदतमीज़ी की थी, वो मेरी तरफ देखकर घबराहट भरे शब्दों में कहने लगा, मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा तुम्हें अब पता चलेगा कि आने जाने वालों से किस तरह बात करनी चाहिए। मेरे गार्ड ने उसकी अच्छी तरह से पिटाई की थी। वो उम्र में मुझसे भी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन मैं मालिक की बेटी थी। मेरे सामने वो सर भी नहीं उठा सकता था और मैं उसे सज़ा देने की हकदार थी। वो पिटाई खाने के बाद मेरे कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, मैडम मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मैं किसी आने जाने वाले पर इस तरह हाथ नहीं उठाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें पता है ये कौन है? ये अनु माँ के बेटे हैं। हिम्मत कैसे हुई इन पर हाथ उठाने की? और तुम होते कौन हो इन पर हाथ उठाने वाले? वो कहने लगा, मैडम मैं सच कह रहा हूँ। मैं आइंदा कभी उनके साथ तो क्या, किसी और के साथ भी बदतमीजी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। फिर वो लड़का भी आगे आया और कहने लगा, आप इन्हें छोड़ दीजिए। देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ पहुँचे। मैंने ईशान की तरफ देखा। उसे देखकर मुझे इतना अंदाज़ा तो हो गया था कि वो लड़का बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप का है। मैंने गुस्से से गार्ड की तरफ देखा था और कहा कि ठीक है, आइंदा ऐसी गलती ना हो। आज जो तुमने हरकत की है, उसकी सज़ा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन ईशान के कहने पर मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। ईशान कहने लगा कि आप कौन हैं, जो मेरे लिए इस आदमी से लड़ाई कर रही हैं? उसकी बात सुनकर मैं बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी बड़ी और सगी बहन ईशा श्रीवास्तव। तुम कौन हो? अनुमा ने मुझे कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया कि उनका कोई बेटा भी था। वो बोला कि मैं ईशान मुखर्जी हूँ, अपनी माँ के पहले पति से, और आप कपिल श्रीवास्तव जी से हैं। उसका अंदाज अब धीमा हो गया था। वो मुझे देखते हुए बोला, आपको चाहिए था कि आपको मेरी माँ के मरने की खबर गांव तक पहुँचानी चाहिए थी। आपने क्यों वहाँ खबर नहीं पहुँचाई? मैंने कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि अनुमा का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं था कि उनका कोई बेटा भी है। और तुमने अभी क्या बोला कि मैं कपिल श्रीवास्तव से हूँ? क्या तुम्हें ये सब पता था? वो बोला, मुझे ये सब पता नहीं होगा तो किसको पता होगा? ये सब मैंने ही तो करवाया था। उसकी बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। अभी वो कुछ और कहता, उसी पल घर के अंदर से मेरी मम्मी भागती हुई आई थी। उन्होंने ईशान का हाथ पकड़ लिया था। इससे पहले वो मुझसे कुछ कहता, उन्होंने ईशान से कहा कि तुम अंदर चलो, कपिल तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने जल्दी से मम्मी का हाथ पकड़ लिया था और उन्हें देखते हुए बोली कि ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ मेरे कमरे में जाएगा। अपने पति को कह दीजिए कि अभी वो हम दोनों के बीच नहीं आए। जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता, ये लड़का मेरे कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। मम्मी जल्दी से बोली, तुम क्यों इसके लिए अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल रही हो? तुम्हारे पापा इसे कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मैंने मम्मी को जल्दी से दूर झटक दिया था। वो मेरी तरफ विश्वास न करती हुई नज़रों से देख रही थी। मैं उन्हें देखते हुए बोली, मुझे पता है आपको मेरा ये अंदाज़ बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर इस समय ये पापा के पास गया तो ये कभी मुझे सच्चाई नहीं बताएगा, और जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं जब तक घर वापस नहीं आऊँगी, जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता। कह दीजिए अपने पति से कि अगर उन्होंने मेरा पीछा करने की कोशिश की या फिर किसी भी तरह का तमाशा लगाया या अपने पैसों की ताकत दिखाई, तो याद रखिएगा कि पहले भी मैं खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर चुकी हूँ। इस बार कोशिश नहीं करूँगी, बल्कि खुद को ख़त्म करके दिखा दूँगी। इतना कहकर मैंने उस लड़के का हाथ थाम लिया था और गाड़ी में बिठा दिया। फिर मैं सीधा गाड़ी लेकर एक होटल की तरफ रवाना हो गई थी। हम दोनों के बीच खामोशी ही थी। वो मुझे बिल्कुल खामोश नज़रों से देख रहा था। कुछ लम्हे गुजर जाने के बाद गाड़ी में उसकी आवाज़ गूंजी थी, आप मुझसे पूरे 4 साल छोटी हो, फिर भी मुझसे बड़ी लग रही हो। उसकी बात सुनकर मैंने सर घुमाया था और उसे देखते हुए बोली, मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सच जानना है। हो सकता है ऊपर वाले ने मेरी बेचैनी को देखते हुए तुम्हें एक फरिश्ता बनाकर यहाँ मेरे पास भेजा है। मेरी बात सुनकर वो बोला, तुम्हारे पिता मुझे क्यों बुला रहे थे? आखिर वो मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने कहा, वो तुम्हें मना करते कि तुम सच्चाई ना बताओ, लेकिन ये गलत है। सच्चाई जानना मेरा हक है। प्लीज़ मुझे बता दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर वो बोला, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे पिताजी गांव के ही एक जमींदार थे। मैं, पिताजी और माँ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन फिर अचानक एक हादसे ने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया
और साथ में मेरी माँ को भी छीन लिया, क्योंकि मेरी माँ मजबूरन शहर आ गई थी। उनको घर चलाने के लिए काम चाहिए था। वो तुम्हारे पिता के घर चली गई थी और वहाँ पर काम करने लगी। तब तुम्हारे पापा ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। उन्हें मेरी माँ पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने मेरी माँ के साथ शादी करने का फैसला किया। मेरी माँ एक शादीशुदा औरत थी। भले ही वो विधवा हो चुकी थी, लेकिन वो एक बेटे की माँ भी थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्होंने तुम्हारे पापा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मेरी माँ को तुम्हारे पापा ने डाइवोर्स दे दी थी, क्योंकि तुम्हारी माँ सोनिया श्रीवास्तव, जो कि तुम्हारी माँ बनी फिरती हैं, तुम्हारे पापा की ज़िंदगी में आ चुकी थी। वो तुम्हारे पापा की एक कंपनी में 1 महीने पहले ही काम करने के लिए आई थी, लेकिन उसने तुम्हारे पापा की दौलत और उनकी स्मार्टनेस देखकर उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए और उनको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। वो तुम्हारे घर भी आती जाती रहती थी। उसी दौरान उन दोनों के बीच सब कुछ फिक्स हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हारे पापा ने सोनिया जी के साथ शादी कर ली और फिर उसके बाद मेरी माँ को डाइवोर्स दे दी, क्योंकि तुम्हें मेरी माँ ने जन्म दिया था। उन्होंने तुम्हारे पापा के आगे हाथ जोड़े और कहा, मैं अपने बेटे से जुदा हो चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी से जुदा मत करो। तुम्हारे पापा को मेरी माँ पर रहम आ गया, इसलिए उन्होंने उनको तुम्हारी केयर टेकर के तौर पर नौकरी दे दी और उन्हें घर में रख लिया। तुम्हारी मम्मी मतलब सोनिया श्रीवास्तव बच्चा पैदा नहीं कर पाई, मगर तुम्हारे पापा उनसे मोहब्बत करते थे और मेरी माँ से भी ज़्यादा उन्हें पसंद करते थे, इसलिए उनको खुद से अलग नहीं कर पाए और मेरी माँ अनुपमा मुखर्जी को एक केयर टेकर की हैसियत से घर में रखने लगे और उन्हें सख्ती से मना कर दिया था कि तुम्हें कभी भी कोई सच्चाई नहीं बताई जाए। तुम्हारी नज़र में सोनिया जी ही तुम्हारी सगी माँ रहेंगी। ये सच नहीं था, बल्कि जैसे मेरे लिए बम थे जो मुझ पर गिर रहे थे। वो मुझसे कहने लगा, मैंने अपनी माँ को बहुत समझाया था कि वो मेरी छोटी बहन के पास रहें, क्योंकि उनसे तुम्हारे पिताजी की बेवफाई सही नहीं जा रही थी और वो वापस आ रही थी। उनका कहना था कि मैं गाँव आकर वहीं किसी हवेली में काम कर लूँगी और इस बहाने अपने बेटे के भी करीब रहूँगी, लेकिन इस घर में नहीं रहूँगी। मैंने ही उनसे कहा था कि आपका वहाँ होना ज़रूरी है। साथ जो हुआ सो हुआ। मैं यहाँ गाँव में ठीक हूँ। गाँव वाले मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो औरत आपकी बेटी का ख़्याल रखेगी और मेरी सोच के मुताबिक ऐसा ही हुआ था। मेरी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। याद है जब वो दशहरे पर सिर्फ़ 2 दिन के लिए गाँव जाती थी, तब वो बहुत रोती थी कि मुझे मेरी बेटी बहुत याद आ रही है और अक्सर ऐसा ही होता था कि वो 2 दिन ही वहाँ ठहर कर वापस चली जाती थी। मेरी शादी उन्होंने पिछले साल गाँव की ही एक लड़की से करवा दी थी, इसीलिए ताकि मैं अपनी माँ की कमी महसूस न कर सकूं और जब मेरा खुद का भी अपना परिवार हो। लेकिन अब जब मुझे खबर मिली कि मेरी माँ मर चुकी है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, तो मैं ना चाहते हुए भी शहर आ गया। ईशान की बातें सुनकर मैं अपनी गाड़ी रोक चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पापा किसी औरत के साथ ऐसा जुल्म भी कर सकते हैं। और मम्मी, उन्होंने भी एक औरत होते हुए दूसरी औरत का घर बिगाड़ दिया और तो और उनको उसी घर की नौकरानी बनाकर रख दिया जिस घर में वो कभी दुल्हन बनकर गई थी। मुझे याद है अनु माँ को मम्मी रात को ऑफिस से आने के बाद कितना डांटती थी। छोटी छोटी बातों पर उनकी बेइज्जती किया करती थी। कभी कहती कि तुमने आज मेरी बेटी को ठीक से खाना नहीं खिलाया, तो कभी कहती कि तुमने आज मेरी बेटी की साफ सफाई ठीक से नहीं की। कभी कभी तो वो छोटी छोटी गलती पर भी मेरी अनु माँ के ऊपर हाथ उठा लिया करती थी, लेकिन मेरी अनु माँ कभी पलटकर उनसे एक शब्द भी नहीं कहती थी। सिर्फ मेरी मोहब्बत में मैं एकदम फूट फूट कर रोना शुरू कर चुकी थी। मैंने उनकी कदर जिंदगी में क्यों नहीं की थी, मुझे सच क्यों नहीं पता चल पाया था। मैं रोते रोते बोलने लगी तो ईशान मेरे करीब होकर मुझे गले लगाते हुए बोला, कभी कभी कुछ सच्चाइयाँ छुपी ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तुम्हें अब सच पता चल गया है, तो तुम बस अपने आप को संभालो और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। ये तुम्हारा दौर है। पढ़ाई करो, अपना करियर बनाओ और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो। इन मामलों को अब छोड़ दो। मैं खुश हूँ। मैंने भी उनके बारे में सपने देखे हैं। ऊपर वाले के पास जाकर वो बहुत सुकून से हैं। ईशान के ये शब्द मेरे लिए और भी ज़्यादा दुख भरे थे। वो औरत मेरे लिए सब कुछ थी। मैंने अपने भाई की बात मान ली थी और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से विदा किया था। काफ़ी सामान दिया था। उनकी पत्नी के लिए तोहफे खरीद कर दिए थे और उनसे कहा था कि हम दोनों भाई बहन का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। मैं आपसे गांव मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन करके बुला लिया था। मेरा ड्राइवर खुद गाड़ी में बिठाकर उन्हें गांव छोड़ने गया था। लेकिन उसके बाद जब मैं घर आई, तो घर आने के बाद मैंने बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया था।
मैंने पापा की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आपने मेरी सगी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? आपने इनकी सुंदरता के लिए मेरी माँ की मासूमियत की तरफ नहीं देखा। मैं अपने बाप से लड़ सकती थी क्योंकि मैं उन पर हक रखती थी, और जब मैं हक के साथ लड़ी तो वो खामोश हो गए। मैंने अपने पापा का घर छोड़ दिया और हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया था। जिस घर में मेरी माँ के साथ अन्याय हुआ हो, मैं वहाँ कैसे रह सकती थी? मेरे जाने के बाद पापा की तबीयत खराब रहना शुरू हो गई थी। हर दूसरे तीसरे दिन सोनिया जी मुझे मैसेज करती थी और कहती थी कि तुम किसी भी तरह घर वापस आ जाओ, तुम्हारे पापा की हालत ठीक नहीं है। अब फिर जब एक दिन उनको हार्ट अटैक हुआ तो मैं डर गई थी। मैं अपनी माँ को खो चुकी थी, पापा को खोने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं वापस लौट आई थी। पापा ने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी थी, वो बहुत ही शर्मिंदा थे। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने अनु माँ के साथ बहुत गलत किया था, क्योंकि मैंने उन्हें हर एक चीज़ का एहसास दिला दिया था। मैं हर साल में 2 बार गाँव ज़रूर जाती हूँ, अपने भाई को इज़्ज़त देती हूँ, उसके बच्चों और उसकी पत्नी के लिए गिफ्ट्स लेकर जाती हूँ, क्योंकि ये उनका हक है। और अनु माँ की तस्वीर रोज़ अपने हाथ में लेकर सोती हूँ और उन्हें याद करती हूँ। आज इस बात को गुज़रे कई साल हो चुके हैं, मैं पढ़ लिख कर काफ़ी कामयाब हो गई हूँ। मैंने अपने ही पापा का बिज़नेस सँभाल लिया। मैंने अनु माँ के नाम पर काफ़ी ट्रस्ट बनवाए, अनाथ आश्रम बनवाए, ओल्ड एज होम बनवाए, क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी और उनके लिए ये सब करना मेरा फ़र्ज़ था। मैं सभी सुनने वालों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी माँ से मोहब्बत कीजिए। जो आपको पाल रही है, उनसे भी कीजिए। जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उनसे भी कीजिए। और उन लोगों से दूर रहिए जो आपके सगे बनकर भी आपके साथ बुरा करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।